हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दिस इज भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं जून 2022 नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की। ठीक है, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उन सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, जिसमें अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या संरक्षण मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर नागरिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर इंडियन सिटीज़न को ही नहीं विदेशी सिटीज़न को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत में उसके साथ इस तरह की कोई हरकत होती है तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसको यहाँ पे और क्या क्या संरक्षण मिलते हैं। ठीक है, विदेशियों को भी और हमारे देशियों को भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, इससे पहले हमने आर्टिकल 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12 इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप डिटेल में, ठीक है, हमने उसके ऊपर बात की हुई है। आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको जो है ये सब चीज़ें सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ आ पाएँ। राइट, तो आज हम आर्टिकल 20, 21 और 22 को कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरा देखिए वीडियो को, क्योंकि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई होप। राइट, तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में किस तरह के संरक्षण है भाई? अगर आप कोई अपराध करते हो तो क्या उसके बाद भी आपको कोई प्रोटेक्शन मिल सकती है, कानूनी कोई आपको संरक्षण मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। एटलीस्ट इन आधारों पर आपके साथ ज़्यादती नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या आधार हैं वो। नंबर 1 है आर्टिकल 20 का नंबर 1 में आता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक है, ऐसी विधियां जो कार्य होने के बाद बनती हैं, जो किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने के बाद बनती हैं, उन विधियों से, उन रूल से, उन लॉज से आपको जो संरक्षित किया जा सकता है, आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 20 का जो ए पार्ट है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में अगर कोई उसने क्राइम किया है तो उस वर्तमान क्राइम के संदर्भ में कानून में क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, उसको सिर्फ वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी उसने क्राइम किया है चलिए अभी बनाते हैं कोई लॉ। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्यों लगाए 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लगाए हमने कानून को बनाने में? इतना लंबा कानून बनाया है तो हमने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए हमने प्रावधान बना के रखे हुए हैं। और अगर मान लो कोई प्रावधान नहीं भी बने तो किसी पर्टिकुलर केस के घटने के बाद क्या होता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि आइंदा के लिए अगर कोई इस तरह से अगर कोई घटना होती है तो इस तरह की विधियाँ बन सकती है। ठीक है, इसीलिए तो संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए तो है पहले से हमने कानून बनाए हुए होते हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ वही पनिशमेंट दी जाएगी जो वर्तमान कानून में, वर्तमान विधि में जो है वर्णन जिनका किया हुआ है कि अगर आप वर्तमान समय में अगर किसी विधि को तोड़ते हो उसकी क्या पनिशमेंट ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको सिर्फ वही पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, नई पनिशमेंट नहीं बनेगी उस टाइम। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दोहरे दंड का सिद्धांत, डबल ज्योपैडी। ठीक है, देखिए दोहरे दंड का सिद्धांत क्या है? दोहरे दंड का जो शब्द है ये अमेरिकी संविधान में वर्णित है। ठीक है, डबल ज्योपैडी अमेरिकी संविधान में वर्णित है। दोहरे दंड का मतलब सीधा सा ये है कि केवल न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड से ही से है। ठीक है, मतलब जो भी जुडिशरी आपको पनिशमेंट देगी सिर्फ वही होगा, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट या कोई प्रशासनिक दंड। ठीक है, आप ये मान लीजिए, मैं साधारण से शब्दों में सीधे बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने कोई एक क्राइम किया हुआ है, ठीक है, आपको केवल एक बार ही उसकी सज़ा दी जाएगी और सिर्फ किसी एक एजेंसी के द्वारा ही आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। राइट, जैसे मान लो जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि अब जुडिशरी ने आपको पनिशमेंट दे दी, आपने वो ले ली, अब उसके बाद जो है कोई और एजेंसी आपको जो है पनिशमेंट दे रही है। ठीक है, उसी अपराध के लिए कि आपने ऐसा कोई अपराध किया इसलिए आपको दूसरी बार दंड देना बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, अतः एक ही अपराध के लिए आपको जो है क्या एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ये आर्टिकल 20 के पार्ट 2 में आपको संरक्षण मिलता है। राइट, तीसरा चलते हैं आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 20 के पार्ट 3 में ये बात की जाती है। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि 20 का 1 क्या है, 20 का 2 क्या है और 20 का 3 क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी और इसका मतलब क्या है, ये सब मतलब भी आपको याद रखने पड़ेंगे। राइट, अब आर्टिकल 20 का जो पार्ट 3 है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है, उसके प्रति या उसके खिलाफ जो है साक्षी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसको खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो
इस तरह की प्रोटेक्शन आपको कहाँ पे मिलती है? आर्टिकल 20 के 3 में। देखिए कई बार क्या होता है ना, मान लो प्रशासन या आपका जो लीगल टॉर्चर होता है वो कई बार बढ़ जाता है, ठीक है। किसी ने मान लो कोई क्राइम नहीं भी किया हुआ है, लेकिन हम फिल्मों में ही देखते हैं, ठीक है। फिल्मों में क्या देखते हैं हम, कई बार फिल्मों में से जानबूझ के भी होता है कि पुलिस के द्वारा, देखिए पुलिस को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो जस्ट फिल्में हैं, तो फिल्मों में ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती है? ताकि आपको एटलीस्ट अपने राइट्स का पता होना चाहिए। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि कहीं पे पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है कि आप मानो, है ना, कि आप कन्फेस करो कि ये क्राइम आपने किया है, ठीक है। और फाइनली इंसान को मानना ही पड़ता, क्योंकि उसका जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है वो उससे सहन नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसको मानना ही पड़ता कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया हुआ है। तो इस तरह से किसी को भी उसके प्रति या उसके खिलाफ जो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये संरक्षण आपको मिलता है आर्टिकल 20 के पार्ट 3 में, और आपको पता होना चाहिए, सभी सिटीजन्स को पता होना चाहिए। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, सब हमारे जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारे देशी नागरिक है और विदेशी जो भी यहाँ पे हैं, उन सब के लिए ये सारे प्रावधान, ठीक है, सबके लिए इस तरह की प्रोटेक्शन है। अब देखिए आर्टिकल 20 से रिलेटेड कुछ विवाद भी हैं, ठीक है, कुछ केसेस भी हैं उसमें। क्या नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो आर्टिकल 20 से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद हैं, जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण केसेस आए थे, ठीक है। पहला था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010 का। देखिए इन केसेस को भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन केसेस को पूछा जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रावधान है तो वो किस केस के द्वारा जो है प्रावधान लाया गया, या कौन सा केस जो किस चीज़ के साथ संबंधित है। कई बार मैच करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का जो केस था वो 2010 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी व ब्रेन मैपिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, इनको सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना जाएगा, ठीक है, आत्माभिशंसन माना जाएगा, किसी के खिलाफ जो है स्वयं की गवाही मानी जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को कैसा माना गया है, इन चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं वर्जित माना गया है कि इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, ठीक है। दूसरा है कृष्ण मेनन वाद वर्सेस आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखिए फिंगरप्रिंट व लिखावट को भी क्या माना गया है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना गया है। फिंगरप्रिंट के आधार पर या लिखावट के आधार पर किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, ठीक है। तीसरा है दस्तागीर वर्सेस मद्रास केस, ठीक है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर किया है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने, मीन्स गवाही देने के लिए या सबूत प्रस्तुत करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। मतलब जबरन उसको जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि पुलिस के द्वारा जो किसी के साथ कई बार जबरन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उसको जो है फोर्स किया जाता है कि मतलब उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है जेल में, ठीक है, कि उसको वो माननी ही पड़ती, अगर उसने कोई क्राइम नहीं भी किया तब इसको मानना पड़ता है कि हाँ ये मैंने ही किया हुआ, ठीक है। तो दस्तगीर वर्सेस मद्रास केस में जो है ये प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान इन द सेंस ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, राइट। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 21 है, जिसमें बात की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है। जो आपका जो लाइफ का जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, उसकी बात कहाँ की जाती है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। और इस चीज़ को, इस आर्टिकल को जो है इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें किस तरह से बात की जाती है कि सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कानून के द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया होती है, सिवाय उसके, मतलब आपको अगर प्रतिबंधित किया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है तो वो दंड जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको जो है, आपको ये राइट है, ठीक है, आपको जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की जा रही है, आपको पर्सनल लिबर्टी का राइट है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का आपको राइट है, ठीक है। उस राइट को जो वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। हाँ, आपको अगर दंड दिया जा सकता है तो किस आधार पे, सिर्फ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आपको दंडित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। आपको जो है राइट है प्रोटेक्शन यहाँ पे लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, यहाँ पे आपका राइट बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें और भी, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हमारे लिए समझना जरूरी है। पहली बात ये कि ये राइट जो है दोनों के लिए है, इंडियंस के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है, ठीक है, ये दोनों के लिए बनता है। और दूसरी बात यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे दोनों में देखिए फ़र्क क्या है।
प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो है एक ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका मतलब है कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया की यहाँ पे बात की जाती है, वो प्रक्रिया जो कहीं ना कहीं कानून के द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया, यहाँ पे उचित प्रक्रिया देखी जाती है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्यों हमारे लिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इसके पहले इन दोनों में फ़र्क क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखा जाता है कि जब कोई लॉ बनता है, ठीक है, कोई कानून बनता है, तो उस कानून को बनाने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो क्या वो प्रक्रिया फेयर है, जस्ट है, ठीक है, क्या वो उचित प्रक्रिया है, सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि उस प्रक्रिया की कहीं ना कहीं फेयरनेस देखी जाती है, जस्टिस देखा जाता है। सिर्फ किस बात की बात की जा रही है पे? प्रक्रिया की, प्रोसेस की, उस कानून को बनाने की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कानून को बनाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक बिल तैयार किया जाएगा, उस बिल को किसी एक पर्टिकुलर हाउस में जो ले जाया जाएगा, ठीक है, चाहे वो आप उसको लोअर हाउस में ले जाओ, चाहे अपर हाउस में ले जाओ, उसके बाद फिर उसको दोनों सदनों से जो है पास करके राष्ट्रपति के पास ले जाया जाए। तो ये क्या है? ये जस्ट एक प्रोसेस है कि नहीं जी, वो प्रोसेस बिल्कुल फेयर था, ठीक है, जैसा जैसा कानून में लिखा गया था कि इस प्रोसेस से कोई पर्टिकुलर लॉ बनेगा, तो उसी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ उस कानून, उस प्रोसेस को देखा जाता है, उस पर्टिकुलर कानून के पीछे उस प्रोसेस को देखा जाता है कि क्या वो प्रोसेस जो था वो सही था, ठीक है, सही तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो कानून बनता है, बोलते सिर्फ उसी कानून के द्वारा जो यहाँ पे व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस तो देखा ही गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी देखी जाती है कि उचित प्रक्रिया तो चलो देखी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई कानून बना, क्या वो कानून अपने आप में फेयर है? क्या वो रूल या जो लॉ बनाया गया, क्या वो अपने आप में जस्ट है? कहीं वो मनमाना तो नहीं, आर्बिट्रेरी तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उस कानून की ये चीज़ें देखी जाती कि क्या उस उचित प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया, ठीक है। या आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर की बात की गई है कि कहाँ पे जाएगा पहले बिल, फिर कहाँ से पास होगा, फिर कौन उसको पास करेगा, कब वो लागू होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या ये प्रक्रिया फेयर है, क्या ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, क्या उसमें फेयरनेस है, उसमें जस्टनेस है, कहीं वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, मनमानी प्रक्रिया तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है किस में देखी जाती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखी जाती है। जबकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सिर्फ खाली प्रोसीजर देखा जाता है कि यस, ये पूरी तरह से एक जस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को देखा जाता है कि जो प्रोसीजर फेयर आपने फॉलो किया हुआ किसी लॉ को बनाने के लिए, क्या उसमें फेयरनेस है, क्या अपने आप में वो सही प्रोसेस माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता, ठीक है, क्या वो जस्ट प्रोसेस माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, जो भी आपने लॉ बनाया है। तो इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस देखा जाता है। अब हम इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्यों स्टडी कर रहे हैं? देखिए, इस राइट के आधार पर, ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर कुछ केस हुए हैं, उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो तभी हम इस चीज़ को उसके संदर्भ में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या थे वो केस, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो केसेस हमारे सामने आते हैं। पहला ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो 1950 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, देखिए, ए गोपालन जी को अरेस्ट किया गया था किस चीज़ के लिए? लोक व्यवस्था व सशस्त्र विद्रोह भड़काने के शक में, ठीक है। कि देखिए, ए गोपालन कौन थे? ये एक कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक है, साम्यवादी नेता थे, मद्रास के थे। उन्होंने लोक व्यवस्था व सशस्त्र विद्रोह भड़काने के शक में उनको जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और जब वो आर्टिकल 21 में जो हम प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब उन्होंने उस अपने राइट, अपने उस अधिकार के तहत जब उन्होंने केस कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको रिहा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो सहारा लिया, ठीक है, कि आप जो मनमाने तरीके से कहीं भी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा नहीं। फिर क्या होता है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1978 का ही केस आता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मेनका गांधी का जो है पासपोर्ट कहीं ना कहीं जनता सरकार के द्वारा जो है उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अब मेनका गांधी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, और केस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका का एक सिद्धांत है, इसको जो
कहीं ना कहीं फॉलो किया गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो कृत्य था, ठीक है, इसमें ये जो प्रोसेस था ये जस्ट एंड फेयर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट एक मनमाना कृत्य था, ठीक है, कि आप किसी को पासपोर्ट रद्द कर रहे हैं, आप कहीं पे जाने से उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाते हुए ये कहा कि आपकी जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, एक तो आप प्रक्रिया, ठीक है, आपने प्रोसीजर जो स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, लेकिन वो साथ में वो प्रक्रिया जो है जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल भी होनी चाहिए, ठीक है, युक्ति परख होनी चाहिए वो चीज़, न्यायपूर्ण होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं गोपालन केस में भी उनसे गलती हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई थी, इसलिए अब यहाँ पे उन्होंने इस निर्णय को भी पलट दिया और यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया, ठीक है। अब देखिए मेनका गांधी के बाद, मेनका गांधी जो वाद था, ठीक है, उसके बाद क्या कुछ चेंज आता है, उसमें ये माना जाता है कि अब जो आपकी जो राइट है, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 21 में जो राइट है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपसे तभी छीनी जा सकती है जब ये तीन चीज़ें हो। कौन सी चीज़ें? एक तो विधि की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए। प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि विधि जो है आपकी वो आर्टिकल 14 व आर्टिकल 19 के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। जो आर्टिकल 14 में आपका जो राइट टू इक्वालिटी है और आर्टिकल 19 में जो आपकी तरह तरह की लिबर्टीज़ की बात की गई है, ठीक है, 5-6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो उसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, उसके अनुरूप होना चाहिए। अब अगर इन चीज़ों के अगेंस्ट कोई जाता है तभी जो है आपसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से आपको तभी वंचित किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं, और भी कुछ केस हुए हैं जो मेनका गांधी के बाद कुछ और भी केसेस आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार उनको भी यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 21 से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट केस है जो हमारे लिए एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़रूरी है और हमें वैसे भी पता होने चाहिए। देखिए 1971 में हमने क्या देखा कि मेनका गांधी केस आया जो किससे संबंधित था, विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, विदेश जाने के अधिकार से संबंधित था मेनका गांधी केस 1971 का। उसके बाद हम 1992 के देखते हैं मोहिनी जैनवाद, ठीक है, जो शिक्षा पाने के अधिकार से संबंधित है। तो आप इस तरह से कई बार ना इससे क्वेश्चन मिलान करने के लिए आते हैं कि कौन सा केस किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो अब आपने कुछ अपने तरीके से इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है कि मेनका विदेश चली गई और मोहिनी को क्या करना था, शिक्षा पानी थी, ठीक है। एक मुरली देवड़ा बाद आया था 2001 में जो किस चीज़ से संबंधित था, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, ठीक है। तो मुरली देवड़ा क्या करते थे, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करते थे। आप इस तरह से एक निमोनिक्स बना सकते हैं इन चीज़ों को याद रखने के लिए। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कई दफ़ा मैंने खुद भी एग्जाम में फेस किया हुआ ये क्वेश्चन, जो कि क्या है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण पर रोक से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसको डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट था 1997 का एक MC मेहता केस है, ठीक है, जो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट 44 देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था, उसमें क्या प्रावधान लाया गया कि अब आर्टिकल 20 और 21 को जो है 352 में जब इमरजेंसी लगती है तो उसके द्वारा उस वक्त जो है इन आर्टिकल्स को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल 359 किससे संबंधित है, ये है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है कि राष्ट्रपति जो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। कब कर देता है, जब 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता। ये प्रावधान कब लाया गया, 1978 में जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 21 को कि इसकी जो महत्ता है, ठीक है, ये बहुत बढ़ चुकी है। अब इसको जो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों से जोड़ा गया है, ठीक है। जो 1978 का जो मेनका गांधी केस आया था उसके बाद से आर्टिकल 21 को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे संविधान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो लोग रहते, जितने भी हम जो लोग रहते, ठीक है, हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए, हमारे जो गरिमामय जीवन के लिए, ठीक है, इस आर्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको बहुत तवज्जो दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात होती है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार की बात होती है, जिसमें राज्य को निर्देश दिया जाता है। पहले तो निर्देश दिया जाता था, ठीक है, जब हम आर्टिकल 45 में बात करते थे। देखिए आर्टिकल यहाँ पे हम 21A के पर आने से पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 45 की बात, ठीक है। देखिए आर्टिकल 45 किस में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। देखिए 2002 से पहले क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये राज्य के लिए एक निर्देश दिया जाता था कहीं ना कहीं संविधान
संविधान के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा, कि आपको जो है अपने स्टेट में अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्फोर्सेबल नहीं था, क्योंकि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सिर्फ एक निर्देश है, उनको कानून के द्वारा जो है लागू या अप्लाई या इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जस्ट राज्य के एक विकास के लिए ये जस्ट एक निर्देश है। ठीक है, तो पहले ये ऐसे था, एक निर्देश के तौर पे था। ठीक है, फिर क्या होता है, जब 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में। ठीक है, किस चीज़ के बाद, जब मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका का जो केस आया था, जिसमें शिक्षा पाने के अधिकार को लेकर बात की गई थी। ठीक है, 1992 में ये केस आया था। उसके बाद क्या होता है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं जो एजुकेशन फॉर ऑल की बात की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा जो है एजुकेशन को क्या कर दिया जाता है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को जो है आर्टिकल 21 के तहत, 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, पहला चेंज हमने देख लिया कि 45 जो आर्टिकल था, इसमें क्या था, ये एक दिशा निर्देश था। इसके बाद अब क्या हुआ, इसी को थोड़ा सा चेंज करके क्या कहा कि अब 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो आप एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, या किसी भी तरह के घर में बैठे हुए। ठीक है, उस तरह की सुख सुविधाएं आप दे सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन 6 से 14 वर्ष तक फिर जब बच्चा होगा तो वो एक मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, उसको जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना राज्य का काम है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, आर्टिकल 51A में जो कि हमने देखा कि एक मौलिक की बात करता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, तो पहले जो है कितने मौलिक कर्तव्य 10 थे। ठीक है, आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे। लेकिन अब क्या होता है, आर्टिकल 51A में जो है एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर भी माना गया है कि हर माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी दें अपने बच्चों को, क्योंकि देखिए एजुकेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, एजुकेशन तो स्टेट प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कौन देगा, अपॉर्चुनिटी माँ बाप देंगे। तो माँ बाप का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को वो अवसर दें। ठीक है, जहाँ पे बच्चे जो है एटलीस्ट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले पाएँ। ठीक है, अब इसी चीज़ को इनेक्ट करने के लिए क्या किया, देखिए सरकार ने क्या किया, 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ये एजुकेशन देने की बात की गई। ठीक है, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल फॉर्म दिया गया, जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो एक्ट आया 2009 में। ठीक है, और इस एक्ट को कब लागू कर दिया गया, 2010 में इसको लागू भी कर दिया गया, अप्रैल में। तो अब जो राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कंपलसरी एजुकेशन है, ये अब हमारा एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21A में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 22। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारे इस आज के लेक्चर का आर्टिकल 22। ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की जाती है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारियों के समय आपके लिए किस तरह का संरक्षण है, किस तरह की प्रोटेक्शन है, उस चीज़ की बात की जाती है। ठीक है, कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता की बात कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल 22 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की बात की जाती है। सबसे पहले एक सामान्य दंडक विधि के अधीन जब गिरफ्तारियाँ होती है, उस समय आपके क्या अधिकार बनते हैं, और दूसरा जब निवारक निरुद्ध विधि के अधीन जब आपको नज़रबंद किया जाता है। ठीक है, जब उस तरह की कानून के अधीन जब आपको गिरफ्तार किया जाता है या आपको नज़रबंद किया जाता है, तब आपके क्या क्या अधिकार बनते हैं। ठीक है, इस तरह से इस आर्टिकल में बात की गई है। देखिए जैसे इसमें बताया जाता है कि सामान्य दंडक विधि के अधीन जब आपको गिरफ्तार किया जाए तो आपके क्या अधिकार बनते हैं। ठीक है, कारण जानने का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रीज़न पता होना चाहिए आपको किस बात के लिए अरेस्ट किया गया। ठीक है, दूसरा इसलिए कि आप वकील से परामर्श भी ले सकते हो। ठीक है, वकील के साथ आप परामर्श ले सकते हो, अपने लिए वकील डाल सकते हो अगर आप निर्दोष हो। ठीक है, तो उस तरह का भी अधिकार आपको मिलता है। 24 आवर्स के विधिन जो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का आपका ये अधिकार बनता है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अरेस्ट तो कर लिया लेकिन उसके बाद आपको 2 दिन या 3 दिन तक आपको सामने ला ही नहीं रहे। ठीक है, तो विदिन 24 आवर्स जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए ये राइट 1-2 लोगों को ये राइट नहीं मिलता। एक हो गए आपके शत्रु देश के जो नागरिक होंगे। ठीक है, जो शत्रु अगर किसी पड़ोसी राज्य का जो शत्रु है, ठीक है, अगर उसको अपने गिरफ्तार किया तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको जो है वहाँ पे पेश किया जाए। दूसरा ये जो नज़रबंद, ठीक है, जिन लोगों को नज़रबंद किया होता है। ठीक है, नज़रबंद हम क्यों करते हैं, नज़रबंद करने के भी कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो नज़रबंद लोगों को भी हम ज़रूरी नहीं है कि उनको भी 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको आगे पेश किया जाए। ठीक है, जिनको नज़रबंद किया जाता है उनके लिए मिनिमम जो है 3 महीने तक उनको जेल में भी रखा जा सकता है। इस तरह
इस तरह का प्रावधान भी हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो निवारक निरोध विधि के अधीन देखिए ये आपातकाल में व शांति दोनों समय में हमारे देश में जो है जो नज़रबंद किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, लेकिन दूसरे देशों में हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही संदिग्ध लोगों को जो नज़रबंद किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में शांति के दौरान भी ऐसा किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? देखिए, अपराध की पूर्व रोकथाम की जा सकती है। अगर आपको किसी पे शक है, किसी पे डाउट है कि ये कोई अपराध करने जा रहा है, आप उसको नज़रबंद कर सकते हो, ठीक है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो अपराध ना करें, उसकी रोकथाम हो जाए, ठीक है। और तीसरा ये देखिए, ये जो विषय है, ठीक है, ये संवर्ती सूची में आता है हमारे जो केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो ये जो विषय है, ठीक है, नज़रबंद करने का, ये विषय किस में आता है? हमारी संवर्ती सूची में आता है। और भी इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें तो निवारक निरोध विधि के अधीन जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कुछ एक कानून भी बनाए गए हैं हमारे देश में। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे निवारक नज़रबंदी कानूनों की, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कानून हैं जो अलग अलग समय पर भारत सरकार के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 1818 में बंगाल अधिनियम आया था, जो कि पहला निवारक नज़रबंदी कानून था, ठीक है। कौन सा था? ये बंगाल अधिनियम 1818 का। दूसरा 1939 में भारत रक्षा अधिनियम था। फिर जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का 1950 में पहला जो कानून था वो था निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है। 1971 में मीसा अधिनियम आया, जिसे मीसा का फुल फॉर्म देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, उनका जो एक ईयर कि किस ईयर ये अधिनियम लाया गया, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। तो 1971 का था। 1974 में देखिए कोफपोसा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है, 1974 में आया था। आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और 1985 में आया था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। और 2002 में देखिए पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जो कि समाप्त हो चुका है क्योंकि 2005 में नया आतंकवाद विरोधी कानून जो है बनाया गया था। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण कानून है जो नज़रबंदी निवारक कानून है जो हमारे भारत में जो समय समय पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ था आर्टिकल 22 के बारे में, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिए और रीज़न भी बता दीजिए, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए आप, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।